हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 53 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिमविद्या पाठशाला में विजिट करेंगे और वहाँ पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जितने हम लोग अभी कवर कर चुके हैं। यानी कि इस बुक के अकॉर्डिंग जो इसका पहला चैप्टर है उत्तराखंड एक परिचय, वो हम लोगों ने पूरा कवर किया है। उसके जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है अभी तक। उसके बाद हम लोगों ने कुमाऊं में चंद्र राजवंश कवर किया, फिर हम लोगों ने गढ़वाल में परमार वंश हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस सारे 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप लोगों के एग्जाम के पर्पज़ से वो कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत डीपली हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप उन टॉपिक्स को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है गोरखा शासन, ठीक है। गोरखा शासन के भी हम 2-3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने गोरखाओं की कुछ दंड विधान हम लोगों ने पढ़े थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने शासन के दौरान जो भी दंड विधान हो गया और गोरखा की जो कर नीति थी उस पे जो उन्होंने कर वगैरह लगाए हुए थे वो हम लोगों ने पढ़ा था। जो उन लोगों ने अ, कुमाऊं में जो चंद्र राजवंश यहाँ पे को शासन करते थे उनके द्वारा लगाए गए 36 रकम और 32 कलम वाले करों के अकॉर्डिंग ही अपने कुछ तो उन्होंने वैसे ही रखे हुए थे, चंद शासकों के कर ही रखे हुए थे, कुछ उन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ ऐड किए थे उसमें। तो उन सभी को हम लोगों ने पढ़ा है इसके अंतर्गत, आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हम लोगों ने कुछ कर के बारे में पढ़ा था, जैसे घी कर, मौकर, अदनी, दफ्तरी, जानिया, सुनिया, ये हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही हम लोगों ने महिलाओं के ऊपर छत पे चढ़ने पे जो उन लोगों ने पाबंदी लगाई थी कि छत पे जो भी स्त्री छत पे चढ़ेगी तो उस पर भी कर लगाया गया था। तो ये भी हम लोगों ने जाना था, तो जरूर से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोरखाओं की कर नीति वाला, तो आप लोग उससे जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गोरखों का समाज और धर्म एवं संस्कृति, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और अपने सारे नोट्स हैंड टू हैंड बनाते जाना है, ठीक है। और बुक अगर आपके पास है तो उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक, गोरखों का समाज एवं धर्म एवं संस्कृति, ठीक है। गोरखों का अपना एक पृथक समाज होता था, ठीक है। वे किसी जाति विशेष के ना होकर पृथक नस्लों और जातियों के एक समूह थे, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग अपनी जाति नहीं बनाई थी, यानी कि नस्लों के अकॉर्डिंग उन लोगों ने अपनी एक समूह बनाया था। नस्ल और जातियों का एक पूरा समूह था उनका, ठीक है। अलग अलग जातियों को आपस में डिवाइड नहीं किया था, यानी कि जो भी उनके समाज में जो भी जिस भी नस्ल के या जिस भी जाति के थे उसी को अपना एक पूरा एक समूह बनाया था। उनकी जो समूह था, नस्लों का समूह या जातियों का समूह आप कह लीजिए। तो राई, मगर, गरुड़ लिखा है यहाँ पर को, गुरंग कहीं कहीं पे को गुरंग लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे गरुड़ लिखा हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में भी कहीं पे को आप लोगों को ये पता नहीं बुक में मिसप्रिंट हुआ है या फिर है ही ये, तो गुरंग है ये, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। लिंबू, सुनवार, पुन, सरकी, थापा, खनका आदि सब गोरखा समाज के अंग हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रकार की जातियां हैं जो एक पूरा समूह बन के रहता था, ठीक है। हिंदुओं की जाति व्यवस्था में इनका कोई संबंध नहीं था। हिंदुओं के साथ इनका खान पान भी नहीं होता था, ठीक है। राजा राजपूत वर्ग का होता था। हिंदू समाज के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण का होता था। किंतु गोरखा समाज एक मिश्रित समाज था, ठीक है। यानी कि मैं पहली वाली लाइन में आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ कि वो क्या थे, किसी विशेष जाति को नहीं मानकर अपने ही अंदर जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी नस्लें हैं, उन सभी का उन्होंने एक समूह बनाया हुआ था, उसको गोरखा कहलाया, नाम दिया उन्होंने। तो किंतु क्या था, गोरखा समाज एक मिश्रित समाज था। तिब्बत के लामा भी इसी समाज में संपृक्त हो गए थे, क्योंकि नस्ल की दृष्टि से तिब्बती में भी मंगोल रक्त होते थे। यानी कि जो गोरखा लोग थे उसमें भी मंगोल लोग थे, और तिब्बत में जो थे वो भी मंगोल रक्त के थे, जिनका चेहरा मोहरा गोरखों से मिलता था। गोरखों का कद छोटा, चेहरा गोल, आंखें छोटी व धसी हुई होती थी, गाल की हड्डियां उभरी हुई, कपाल चौड़ा व दाढ़ी मूछ रहित होते थे, स्वभाव से काफी क्रोधी और जिद्दी होते थे, ठीक है। ये गोरखा लोग और तिब्बती लोग। गोरखा मांस व मदिरा के प्रेमी थे। सुअर के मांस में भी विशेष रुचि रखते थे, ठीक है। कौन? गोरखा लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है आप लोग को नोट करना है। दसाई के त्योहारों में वे मुर्गों और बकरियों की बड़ी चढ़ाते थे। उनके आसपास के छोटे बड़े, अगड़े व पिछड़े का भेद होता था, यानी कि उनकी
समाज के अंदर भी छोटे-बड़े जो जातियाँ होती हैं, जैसे हमारे वहाँ भी ऊँच-नीच वाली जाति जो मानी जाती है, तो उनके वहाँ पे भी ऐसा होता था। लेकिन खान-पान से बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करते थे। नेवार लोग भैंस, भेड़, छागल, हंस का गोश्त बहुत पसंद करते थे। मगर गुरंग कोई भी काम करने से परहेज़ नहीं करते थे, यानी कि गुरंग, ठीक है? ये जो आगे गरुड़ हम लोगों ने पढ़ा, उसी का दूसरा नाम यहाँ पे को लिखा है गुरंग। ठीक है, तो दोनों नामों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मगर गुरंग कोई भी काम करने में परहेज़ नहीं करते। सूअर का मांस अधिक पसंद करते थे। कौन? गुरंग जाति के लोग। अ अ, गुरंग महिष के मांस को भी खा जाते थे, यानी कि महिष यानी कि भैंस का मांस भी खाते थे, किंतु सूअर के मांस को छूते भी नहीं थे। ठीक है, जो गोरखा लोग थे वो सूअर का मांस पसंद करते थे, लेकिन जो गुरंग उनके अंदर जो गुरंग जाति थी वो महिष का जो भैंस होता है महिष उसका मांस खाते थे और सूअर के मांस को छूते भी नहीं थे। किराती व लेपचा निवारों की तरह होते थे। गोरखों के इस खानपान व सामाजिक संरचना के फलस्वरूप हिंदुओं के साथ उनके सामाजिक संबंध व खानपान नहीं होते थे। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि यह ब्रिटिश शासकों के समय उनकी सेना में भर्ती होने वाले हिंदुओं और गोरखाओं के मध्य भी बनी रहती थी। ठीक है, तो वहाँ पर को जो आप लोगों ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके अंतर्गत जब क्या हुआ था 1857 की क्रांति में जहाँ हिंदुओं ने सुअरों और गाय की चर्बी में लगे कारतूस का विरोध किया था, वहीं गोरखाओं ने क्या किया था, चर्बी और कारतूसों की मांग की थी। ठीक है, तो हिंदुओं ने तो इसका विरोध किया था कि जो 1857 की क्रांति आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरठ में हुई थी, मंगल पांडे ने जिसका नेतृत्व किया था। तो उसमें क्या हुआ था कि सूअरों और गाय की चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कहा था हिंदुओं से, जिसमें उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन गोरखों ने इसके लिए बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि वो सूअर भी खाते थे, गाय और भैंस का मीट भी वो खाते थे। ठीक है, तो उन लोगों ने ये मना नहीं किया। यही नहीं, गोरखों की मांग पर अंग्रेज अफसर ने गोरखा सैनिकों के तंबू हिंदू सैनिकों की बजाय अंग्रेज सैनिकों के तंबू के साथ लगाए हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरखे गोरखे बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों के अनुयायी थे। ठीक है, उनकी सनदों में दुर्गा की पूजा का उल्लेख मिलता है, यानी कि बौद्ध धर्म को भी मानते थे और हिंदू धर्म को भी मानते थे। तो उसमें जो हिंदू धर्म की जो दुर्गा देवी है उनका भी उनके भी भक्त थे, यानी कि वो उनकी पूजा करते थे। दुर्गा शक्ति की देवी हैं। दुर्गम राक्षस का वध करने के कारण वह दुर्गा कहलाती हैं। गोरखों के प्रिय त्योहार दसाई यानी कि दशहरा है। यह शक्ति की देवी का त्योहार है। इस दिन गोरखे अपनी हथियारों, खुखरी, खांडा, छुरी, तलवार, भुजाली आदि की पूजा करते हैं। पूजा में भैंस, बकरे, मेढ़े, खांडू व मुर्गे की बलि देते हैं। घर पर बनी जाड़ यानी कि शराब का विशेष प्रयोग करते हैं। रोटियों की तुलना में वे दोनों वक्त में चावल खाना पसंद करते हैं। कुमाऊं में गोरखों ने अनेक मंदिरों को गूठ में जमीन दी है। गूठ क्या होता है? यानी कि मंदिरों को दान में दी गई जमीन। ठीक है, तो उसे गूठ कहा जाता है। तो गोरखों ने मंदिरों के लिए गूठ में जमीन भी चढ़ाई है। ठीक है, घरेलू देवताओं की पूजा करते थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर आदि जगहों के तीर्थ यात्रियों के लिए उन्होंने सदाव्रत भी लगाया था। सदाव्रत क्या होता है? यानी कि साधु संतु और गरीब जो तीर्थ यात्री होते थे उनके लिए मुफ्त में भोजन, जो लंगर होता है और ठहरने की स्थायी व्यवस्था को मतलब इन सभी व्यवस्थाओं को सदाव्रत कहा जाता है। यह एक ऐसी धार्मिक और सामाजिक परंपरा थी जहाँ बिना किसी भेदभाव के साल के 12 महीने निःशुल्क अन्न और आश्रय दिया जाता था। तो उसी को सदाव्रत कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सदाव्रत का क्या तात्पर्य है, तो ये भी क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होता था कि तीर्थ यात्रियों के लिए मुफ्त में निःशुल्क, बिना भेदभाव के निःशुल्क आश्रय और अन्न की व्यवस्था करना। तो ये गोरखों ने ये तीर्थ यात्रियों के लिए प्रारंभ किया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार सूबेदार महावीर थापा ने 1796 ईस्वी में किया था। देहरादून में गुरु रामराय के महंत हरिसेवक को सदाव्रत के लिए नियुक्त किया गया था। 1797 में रण बहादुर शाह की कनिष्ठ पत्नी कांति देवी ने कुर्मांचल सतोली परगना के ग्रामों को केदारनाथ मंदिर के सदाव्रत हेतु दान दिया था। सदाव्रत हेतु दान किया था। 1797 ईस्वी में रण बहादुर शाह ने कुमाऊं के कटोली परगना के ग्रामों को बद्रीनाथ के तीर्थयात्रियों के लिए सदाव्रत चलाने हेतु अर्पित किए थे। ठीक है, तो रण बहादुर शाह जिसके समय में रण बहादुर शाह के शासनकाल में ही गोरखों ने क्या किया था, कुमाऊं पे हमला किया था और कुमाऊं पे विजय प्राप्त की थी। तो उसके बारे में भी लिखा गया है कि उसने क्या किया था, बद्रीनाथ तीर्थयात्रियों के लिए सदाव्रत हेतु कार्य किए थे। ठीक है, इसी प्रकार इस चीज़ से यहीं से पता चलता है, यानी कि ये चीज़ें इसलिए यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि इसी से पता चलता है कि जो गोरखे थे वो बौद्ध धर्म के साथ-साथ हिंदू धर्म को भी मानते थे। यानी कि उन्होंने हिंदू धर्म पे कोई भी आँच नहीं आनी थी, बल्कि और भी आगे बढ़कर उन्होंने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू मंदिरों के लिए उन्होंने दान वगैरह देने में कोई भी कमी नहीं रखी।
और तीर्थयात्रियों की भी उन्होंने सेवा की है। इसी प्रकार श्रीनगर गढ़वाल स्थित कमलेश्वर मंदिर के निमित्त भी सदाव्रत चलाया था। गोरखियों में गरुड़ जाति के लोग मोष्टिया को अपना इष्ट देवता के रूप में पूजा करते थे। इस मंदिर में भैंस की बलि चढ़ती थी, किंतु अब उन्होंने इस प्रथा को बंद कर दिया है। ठीक है, जो मोष्टिया देवता हैं उनको अपना इष्ट देवता मानते थे और वहाँ पर को भैंस की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गोरखों की जो राजभाषा है वो कौन सी है? गोरखाली है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग के एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है कि गोरखों की जो राजभाषा है वो कौन सी है? गोरखियाली है। ठीक है, जिसमें खस कुरी का पुट देखने को मिलता है। खसकुरी क्या है? खस जो जाति थी उनकी भाषा होती है। यह मुख्य रूप से नेपाल, कुमाऊं और गढ़वाल में ऐतिहासिक जो खस जातियां रहती थी उनके द्वारा बोली जाती थी, इसीलिए इसे खसकुरी कहा जाता है। ठीक है, पहले कौन सी जाति आई थी? खस जो जाति आई थी उसकी वजह से इसे खसकुरी कहा गया। तो इसमें जो गोरखों की जो राजभाषा है गोरखाली, तो उसमें खसकुरी का पुट देखने को मिलता है। नेपाल का समूचा साहित्य निवारी भाषा में मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, मैंने अंडरलाइन किया है, तो आप लोग ने भी इसको अंडरलाइन कर लेना है। गोरखाली भाषा आज नेपाल की राजभाषा है। ठीक है, यह संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है। कुमाऊं के गोरखा शासक बहुत ही कठोर और रूखी भाषा बोलते थे। शिक्षा की बात करने पर कहते थे कि क्या भन्या के जानियो ने, यानी कि कहने का मतलब है कि क्या कहा मुझे पता नहीं, इसका मतलब है क्या भन्या के जानियो ने। तो मतलब नेपाली भाषा में या गोरखाली भाषा में वो कह रहे हैं कि क्या कहा मुझे नहीं पता। वे पढ़े लिखे व अधिक बुद्धिमान नहीं थे, केवल शारीरिक शक्ति के धनी थे। ठीक है, पढ़े लिखे और बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन जो शारीरिक शक्ति थी उससे काफ़ी धनी थे, काफ़ी शक्तिशाली थे। इनकी शक्ति के आगे अंग्रेजों ने भी घुटने टेक टेक दिए थे, और काफ़ी वीर और बहादुर तरीके के योद्धा इनकी सेना में थी। अंग्रेजी फौज अफसरों के अनुसार शिष्ट और नर्म होते थे। वे जो अंग्रेजी फौज अफसर थे उनके अनुसार अगर इनकी तुलना की जाए तो गोरखियाली की, तो गोरखियालियों को शिष्ट और नर्म, वे कुमाऊं वासियों से पूर्ववर्ती चंद राजाओं की भांति बेगार व बर्दाश्त लेते थे। ठीक है, फिर वे चाहे ब्राह्मण हो चाहे शिल्पकर्मी, यानी कि जो गोरखा लोग थे, गोरखा जो शासक थे वो क्या करते थे, यानी कि इसमें लिखा गया है कि अंग्रेजी फौजी अफसर के अनुसार वो शिष्ट और नर्म थे, और कुमाऊं वासियों से पूर्ववर्ती चंद राजाओं की तरह, यानी कि चंद राजाओं ने जो अपनी 36 रकम और 32 कलम वाली जो नीति वहाँ पर उन लोगों ने चलाई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते थे, मतलब पूरी तरह उनको फॉलो नहीं किया उन्होंने उन्होंने अपनी भी कर नीति उसमें ऐड करी, और कुमाऊं वासियों से क्या करा, बेगार और बर्दाश्त लेते थे। और फिर चाहे वो ब्राह्मणों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, यानी कि सिर्फ 2 ब्राह्मण मानते थे, वो मिश्रा और उपाध्याय, और बाकी ब्राह्मणों से उन्होंने पूरी तरीके से सारे काम भी करवाए हैं और उनसे कर वगैरह भी वसूले हैं, और चाहे वो शिल्पकर्मी हो चाहे वो ब्राह्मण हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें किसके बारे में लिखी थी? गोरखाओं के बारे में लिखी थी। ठीक है, गोरखमाली भाषा बड़ी मधुर व काव्योचित होती है, जिसमें निवारी, खसकुरी व हिंदी का भी पुट है। उदाहरणतः इसमें कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं गोरखमाली भाषा में। तो क्या लिखा है कि करूँ प्यारा गाँव में परे आमा को साथे माँ, धान काटन थियो यस्तो बेर, भयो दिन बीतियो बाते माँ, हंसिए मुहार हजूरों को समझी दिन जानथियो रुदे माँ। ठीक है, तो ये नेपाली भाषा में एक पंक्ति लिखी गई है, जिसमें इसमें कहा गया है कि ये बहुत मधुर होती है और बहुत काव्योचित होती है। ठीक है, आप लोगों ने नेपाली कुछ गाने वगैरह भी सुने होंगे, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि करूँ प्यारा गाँव में परे आमा को साथे माँ, यानी कि प्यारे गाँव में दूर रहकर भी अब मैं क्या करूँ, यानी कि उदासी के भाव से वो कह रहे हैं कि धान काटन थियो यस्तो बेर भयो, कि धान काटना था लेकिन इतनी देर हो गई है, और पूरा दिन बातों में बीत गया है, कि दिन बीतियो बातें माँ, हंसिले मुहार हजूर को समझी दिन जानती हो रुदे माँ, यानी कि आपका वह हंसमुख चेहरा याद करके पूरा दिन रोते रोते ही बीत जाता था। तो ये इस तरह की कोई एक पंक्ति इसमें लिखी गई है। इसमें जो राइटर है उनका नाम नहीं लिखा गया है, जो जिन्होंने कविता लिखी है, बस एक पंक्ति इसलिए दे दी गई है यहाँ पर कि मतलब ये बताया गया है कि नेपाली भाषा जो गोरखमाली भाषा है वो कितनी मधुर और कितनी अच्छी है, यानी कि उसमें निवारी, खसकुरी और हिंदी का पुट भी इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अंग्रेजों के साथ युद्ध। तो अब जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गोरखाओं के संबंध में, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें उनका अंग्रेजों के संग युद्ध हुआ था, और बहुत ही भयंकर भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें कई 100 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। मतलब इस युद्ध में वो शहीद हो गए थे, और अंग्रेजों की तरफ से भी सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। तो
बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजों के साथ गोरखों का टकराव तब प्रारंभ हुआ जब नेपाल में वहाँ के योग्यतम प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के संरक्षण में राजकाज चलने लगा। ठीक है, तो जब अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ था तब वहाँ का जो प्रधानमंत्री था कौन था? भीमसेन थापा था। तो इस नाम को आप लोगों ने नोट कर लेना है कि अंग्रेजों के साथ जो एंग्लो नेपाल जो युद्ध हुआ था उसमें कौन था वहाँ का प्रधानमंत्री? भीमसेन थापा था। ठीक है, भीमसेन थापा के नेतृत्व में नेपाल में विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए तराई के पूर्व गोरखपुर में करीब 200 गाँवों पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया है कि गोरखों ने क्या किया था, यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके अंडर जो गांव थे उनमें से 200 गांवों पर कब्जा कर लिया गया था। इसी को लेकर 1814 में नेपाल व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध छिड़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में एंग्लो नेपाल युद्ध कब हुआ था? तो 1814 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, वैसे गोरखे 1787 से ही अंग्रेजी राज्य की सीमा में आतंक मचा रहे थे। कब से? 1787 से ही वे उनको परेशान कर रहे थे और उनके वहाँ आतंक मचा रखा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको नज़रअंदाज किया था। ठीक है, लेकिन फाइनली कब? 1814 में, जब बहुत बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो 1814 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके लिए युद्ध का ऐलान किया। तो इस वाले पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मचा रहे थे जिसे अंग्रेज चुपचाप सहन करते आ रहे थे। एटकिंसन महोदय ने प्रिंसिप कर्नल गार्डनर आबर और ट्रेल महोदय के सरकारी पत्राचार एवं उनके आंखों देखी साक्ष्यों के आधार पर ब्रिटिश शक्ति व नेपाल के मध्य हुए युद्ध के कारणों व परिणामों का उल्लेख किया है। ठीक है, एटकिंसन जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो उस वक्त जो अफ़सर यहाँ पे मौजूद थे, मतलब उस युद्ध के दौरान अफ़सर वहाँ पे मौजूद थे, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ तथ्य उन्होंने लिखे हुए हैं। केवल अंग्रेजी शासन से ही नहीं वरन पश्चिम में कांगड़ा की घाटी में महाराज रणजीत सिंह के साथ भी गोरखों का संघर्ष हुआ था। यानी कि सिर्फ अंग्रेजों के साथ ही युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि जो कांगड़ा में जो यानी कि हिमाचल का जो राजा था, सिरमौर का जो राजा था, तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था, महाराजा रणजीत सिंह के साथ गोरखों का संघर्ष हुआ था। उन्हें अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल को बचाना था। ठीक है, यानी कि गोरखों ने क्या करना था, अंग्रेज जो चाहते थे कि कुमाऊं और गढ़वाल और हिमाचल पे जो कब्जा करना चाहते थे उससे वो बचाना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजों के साथ गोरखों के युद्ध का तत्कालिक कारण गोरखपुर स्थित बुटवल का प्रांत था। ठीक है, ये बुटवल क्या है, इसको समझेंगे तो गोरखपुर के पास स्थित था बुटवल। ठीक है, बुटवल का परगना प्रारंभ में पालिया के राजा के पास था। ठीक है, जिसे गोरखों ने पराजित कर नेपाल में बंदी बना रखा था। अब पहले समझ लेते हैं कि बुटवल क्या है। बुटवल है आपका नेपाल में एक क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी प्रांत कौन सा वाला? जहाँ पर को भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी इंडियन हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहाँ पर को महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो उस प्रांत में पड़ता है बुटवल। यानी कि लुम्बिनी और बुटवल के बीच 40 किलोमीटर का फासला है, यानी कि 40 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, यानी कि लुम्बिनी से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है बुटवल। ठीक है, और वहाँ पर कोई एक किला है, जीतगढ़ी किला, तो उस किले में भी युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पर को बताया मैंने? लुम्बिनी में के पास है। ठीक है, समीप है। बुटवल का परगना प्रारंभ में पालिया के राजा के पास था। अब ये पालिया के राजा कौन है इसको समझ लेते हैं पहले, क्योंकि आगे के तथ्यों को समझने के लिए हमको पहले थोड़ा सा इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा और इस चीज़ को अच्छे से समझ, आखिर ये पालिया का राजा है कौन, बात कहाँ से शुरू हुई, तो ये जानना हमको थोड़ा ज़रूरी है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप लोग को नोट करने हैं, तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनकर उसको नोट कर लीजिएगा। इनकी पालिया जो राज्य था जिसे पाल्पा भी कहा जाता था। ठीक है, या तो आपको एग्जाम में पालिया लिखा मिलेगा, पालिया या फिर पाल्पा, तो कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों नामों को आप लोगों ने नोट करना है। तो पालिया क्या था, इसको पाल्पा राज्य भी कहते हैं। तो मध्यकाल में पाल्पा पर सेन वंश के राजपूत राजाओं का शासन था। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना कि यानी कि पाल्पा जो राजा था, बुटवल का परगना क्या कहा गया है, बुटवल का परगना प्रारंभ में कहा था पालिया के राजा के पास था, यानी कि सेन वंश के राजपूत वहाँ पे शासन करते थे। यह नेपाल के पश्चिम क्षेत्र में स्थित था। और जो नेपाल में 24 छोटे-छोटे राज्य थे ना, जिनको मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेपाल पहले क्या था, 24 अलग-अलग छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। फिर उसके बाद एक राजा आया जिसने पूरा क्या किया था, एकीकरण किया था,
पृथ्वी सागर के कुछ नाम था, मैं भूल गई हूँ। तो उसने क्या किया था, एकीकरण किया था और पूरा एक गोरखा क्षेत्र उसने वहाँ पर को बनाया हुआ था। गोरखा राज्य का निर्माण किया था। नेपाल का एकीकरण, जो आज का आधुनिक नेपाल है, वो पृथ्वी शाह ने ही क्या करा था, उसको का एकीकरण किया था। मैं सही नाम आप लोगों को मेंशन कर दूँगी। तो 24 अलग-अलग छोटे-छोटे राज्य थे। उनमें से एक राज्य था पाल्पा, जो सबसे शक्तिशाली राज्य था। पाल्पा या पालिया, ठीक है? तो सबसे पहला जो राजा था पालिया का, सबसे पहला राजा, तो वो कौन था? रुद्रसेन था। 1493 से 1518 तक इसका शासन था और इसने ही इस राज्य की स्थापना की थी। यानी कि पालिया राज्य की स्थापना किसने की थी? रुद्रसेन ने की थी, जो सबसे पहला राजा था। उसके बाद मणिमुकुंद सेन आया, मणिमुकुंद सेन प्रथम करके, ठीक है? तो मणिमुकुंद सेन प्रथम करके एक दूसरा राजा आया। तो इसने क्या करा, ये इस वंश के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं और इन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इन्होंने जो सबसे मेन जो है मणिमुकुंद सेन, मैं यहाँ पे इनका नाम लिख देती हूँ। दूसरे जो राजा आए थे जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मणिमुकुंद सेन प्रथम भी कहीं-कहीं देखने को मिलेगा आपको, इनका नाम प्रथम, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य का विस्तार किया था, यानी कि पाल्पा राज्य का इन्होंने विस्तार किया। और इन्होंने अब क्या किया, पहले छोटे से राज्य में ये स्थापित होगा, उसके बाद इन्होंने इसका विस्तार किया और उत्तर में काठमांडू घाटी से लेकर दक्षिण में भारत के गोरखपुर तक सीमाओं का विस्तार किया था, ठीक है? जिस गोरखपुर की बात यहाँ पर को हो रही है, जो सबसे मेन पॉइंट है, कौन सा? गोरखपुर में स्थित बुटवल प्रांत, ठीक है? तो यहाँ पर तक का विस्तार किसने किया था? मणिमुकुंद सेन प्रथम ने किया था, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर पाल्पा राज्य की स्थापना कब हुई और कैसे इसका विस्तार हुआ और किस वजह से, जिस वजह से ये युद्ध हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने दक्षिण, मतलब उत्तर में काठमांडू से लेकर दक्षिण में भारत के गोरखपुर की सीमाओं तक इसका विस्तार किया। अब कौन आया? अब इसके बाद आया महादत्त सेन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोरखा राजवंश से मजबूत संबंध बनाया। अब इन्होंने जो ये अगले जो राजा आए महादत्त सेन, तो इन्होंने क्या किया, महादत्त सेन, इन्होंने गोरखों से अच्छे संबंध बनाए। अपनी पुत्री का विवाह गोरखा के राजकुमार बहादुर शाह के साथ कराया, ठीक है? तो अब इनके अच्छे संबंध हो गए, यहाँ पर में रिश्तेदारी हो गई है। इसके बाद आए पृथ्वीपाल सेन, जो अंतिम राजा थे, जिनके समय में क्या हुआ, ये सारी समस्या शुरू हुई। तो पृथ्वीपाल सेन अंतिम राजा थे। तो इन्होंने 1806 में नेपाल के तत्कालीन जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे भीमसेन थापा ने, जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे लिखा है ना, जब नेपाल में वहाँ के योग्यतम प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के संरक्षण में राजकाज चलने लगा, तो फिर वहाँ पर से ये परेशानियां शुरू हो गई थी। तो 1806 में नेपाल के तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने क्या किया, कूटनीति से काठमांडू बुलाया। किसको? प्रतिपाल सेन को, जो इसके अंतिम राजा थे पालिया के। जहाँ पर जो लिखा है कि बुटवल का परगना प्रारंभ में पालिया के राजा के पास था। तो पालिया के राजा उस वक्त कौन था? पृथ्वीपाल सेन था, ठीक है? तो पृथ्वीराज सेन को क्या करा, उन्होंने वहाँ पर को बुलाया, कूटनीति तरीके से वहाँ पर को बुलाया और उनको वहाँ पर को बंदी बना दिया और बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी, ठीक है? परगना बुटवल का परगना प्रारंभ में पालिया राज्य के पास था, जिसे गोरखों ने पराजित कर नेपाल में बंदी बना लिया था, ठीक है? उसी राजा की बात हो रही है, पृथ्वीपाल सेन की बात हो रही है। तो उसको बंदी बनाया, उसकी वहाँ पे हत्या कर दी और इसी के साथ फिर उन्होंने क्या, पाल्पा राज्य का अस्तित्व मिटा दिया और गोरखों ने उस पाल्पा को अपने राज्य में मिला दिया, ठीक है? तो ये थी एक बेसिक कहानी, इसको समझने के लिए। 1804 में गोरखों ने पाल्पा के राज्य को अपने अधीन कर बुटवल पर भी जबरदस्ती अधिकार कर लिया, ठीक है? तो पाल्पा का ही एक हिस्सा था बुटवल। तो अब जब पाल्पा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो बुटवल पे भी उनका पूरा अधिकार हो गया। जबकि इस समय बुटवल अंग्रेजी राज्य में था। तो यहाँ पर को ये मेंशन किया गया है कि बुटवल उस वक्त पाल्पा के अधीन नहीं था, अंग्रेजों के अधीन था। 1812 में अंग्रेज गोरखों की लूट-पाट व अतिक्रमण को सहन करते रही। किंतु होता क्या था कि बुटवल का जो तराई वाला क्षेत्र था, पाल्पा के राजाओं के अधीन था, ठीक है? यानी कि बुटवल जो वाला जो क्षेत्र था, वो पाल्पा के राजाओं के अधीन था और वे पहले अवध के नवाब को और फिर ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। यानी कि जो बुटवल वाला क्षेत्र था, वो तराई वाला क्षेत्र, यानी कि वहाँ पर से अच्छी उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी चल रही थी वहाँ से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता था बुटवल। उस वक्त राजस्व के लिए मतलब जो कर वगैरह वसूलने के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता था। इसीलिए गोरखा भी इसके पीछे पड़े हुए थे और अंग्रेज भी इसके पीछे लगे हुए थे। तो 1812 में अंग्रेज गोरखों के लूट-पाट और अतिक्रमण को सहन करते रहे, किंतु अप्रैल 1814 में
गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों द्वारा हत्याए गए क्षेत्रों पर अधिकार करने का आदेश अपनी सेना को दे दिया। अवध के इस अम, अवध इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में था। अब अवध का जो राजा था उसको भी अपने अधीन कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, और अवध जो था अब किसके अंडर आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया था। इस पर गोरखों की भी नज़र लगी हुई थी। अंग्रेजों ने मेजर ब्रेदसॉ को नेपालियों के साथ विवादित इलाकों के बारे में समझौता करने के लिए नियुक्त किया, किंतु नेपाली अफसरों ने इस पर समझौता करने से इनकार कर दिया। फलतः कंपनी सरकार ने नेपाल दरबार को यह चेतावनी दी कि सारण के 22 गांवों में पुनः पूर्णतः अधिकार कर लेने के पश्चात बुटवल को भी कंपनी के राज्य में मिला दिया जाएगा। ठीक है। भीमसेन थापा ने, जो सेनापति अमर सिंह थापा का जीजा था, अंग्रेजों की इस धमकी की खिल्ली उड़ाते हुए कोई उत्तर नहीं दिया। फलतः अप्रैल 1814 में अंग्रेज फौज ने बुटवल को कंपनी के राज्य में मिला लिया। ठीक है, यानी कि बुटवल जो था अब अंग्रेजों की तरफ आ गया है, लेकिन गोरखा उसके पीछे पड़ा हुआ था। बहादुर कौम लड़ती है। ठीक है। पत्र व्यवहार पत्र व्यवहार कायरों के लक्षण है। शेर अब पिंजरे से बाहर निकल चुका है। जो ही अंग्रेजों द्वारा बुटवल के परगने पर अपने सिविल अफसर तैनात कर लिए जाने की बात अमर सिंह थापा को ज्ञात हुई, उसने 29 मई 1814 को मनराज फौजदार के सेनापतित्व में गोरखा वीरों की एक टुकड़ी बुटवल पर हमला करने के लिए भेजी। ठीक है। जैसे ही अमर सिंह थापा को पता चला कि अब अंग्रेजों ने वहां पर को अपना सिविल अफसर वहां पर को तैयार कर दिए हैं, तो वो बौखला गया और उसने क्या किया, एक सेना की टुकड़ी लेकर वहां पर को हमला कर दिया, जिसने 18 पुलिस अफसरों को मौत की घाट उतार दिया। ठीक है। इसके बच्चे और फिर क्या हुआ, 6 घायल भी कर दिए। ठीक है। कालांतर में नेपालियों ने अनेक लोगों को भी या तो मार डाला अथवा उन्हें घायल कर दिया। पूरे विवादित क्षेत्र में गोरखों का अधिकार हो गया। अब बंगाल के प्रशासन ने गोरखों से इस बात की अपील की कि वे तुरंत विवादित इलाकों को परित्याग कर दें, जिसे गोरखों ने कोरे जवाब में इनकार कर दिया। लॉर्ड मोयरा इस वक्त गवर्नर जनरल था। ठीक है। जब गोरखों ने वहाँ पे आक्रमण किया और 18 सैनिकों को मार दिया और कुछों को घायल कर दिया, तो उस वक्त जब ये शुरू हुआ 1814 में, तो उस वक्त कौन था यहाँ पर का गवर्नर, लॉर्ड मोयरा। ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसने शब्दों की जगह शस्त्र धारण करने का निश्चय किया। किसने? मोयरा ने। गोरखों से एक बड़ी अ, गोरखपुर से एक बड़ी फौज बुटवल पर हमला करने के लिए भेजी गई, जिसने बुटवल को कंपनी के राज्य में मिला दिया। अपनी इस विजय में अंग्रेज अब निश्चिंत होकर अपने नाच रंग में लग गए। इस अस्थायी शांति का लाभ गोरखों ने उठाया और पुनः बुटवल पर हमला कर 24 अंग्रेज अफसरों को मार दिया। यानी कि गोरखा जो थे वो बुटवल को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। हालांकि अंग्रेजों ने उसे अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन गोरखे इससे बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने दोबारा आक्रमण करके इस बार 24 अंग्रेज अफसरों को मार दिया। ठीक है। फलतः लॉर्ड मयोरा ने नवंबर 1814 में नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब क्योंकि हद से ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने अब युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने 22,000 लड़ाकू सैनिकों की फौज तैयार कर 4 भागों में बांट ली। ठीक है। तो ये आप लोग नंबर इसको नोट कर लेना कि आखिर अंग्रेजों ने कितने लड़ाकू सैनिकों की, 22,000, और 22,000 बहुत कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो 22,000 लड़ाकू सैनिकों की फौज तैयार कर 4 भागों में अलग अलग बांटी तथा 2700 सैनिकों की एक टुकड़ी कोसी नदी के पूर्वी प्रांतों में इस प्रदेश की सुरक्षा में तैयार कर दी। इस तरह नेपाल में एक साथ चारों कोनों से युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से समूची सेना को सेना के 4 जाबाज जनरलों के अधीन बांटा गया। यानी कि इस बार अंग्रेजों ने पूरी तरह डिसाइड कर लिया कि इस बार गोरखों को क्या करना है, पटक देना है अच्छे से। यानी कि 22,000 जो लड़ाकू सैनिक थे और ऊपर से 2700 सैनिकों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी गोरखों के सामने। तो उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया। अब इसमें कौन कौन से सबसे जाबाज अफसर उन्होंने नियुक्त करे उनके बारे में देख लेते हैं। मेजर जनरल माले। ठीक है। पहले मेजर जनरल माले बिहार में इसके अधीन 1000 सैनिक नियुक्त कर उसे सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमला करने का आदेश दिया। ठीक है। और दूसरा है मेजर जनरल JS वुड। इनके अधीन थे 4000 सैनिक। इनके अधीन थे कितने? बिहार में इसके अधीन 1000 सैनिक, यानी कि 1000 सैनिक थे इनके अधीन, और यहाँ पर कुछ 4000। ठीक है। गोरखपुर में हमला करने के लिए नियुक्त किए गए। फिर उसके बाद मेजर जनरल जैलपसी, इनके अधीन 3,500 सैनिक देहरादून में तैनात किए गए। सैनिकों की संख्या को आप जरूर नोट कीजिएगा। मेजर जनरल ऑक्टर
लोनी और इनके अधीन थे 6,000 सैनिक, और 6,000 सैनिक गोरखा राज्य के एकदम पश्चिमी भाग में तैनात कर दिए गए, जो सतलज और यमुना नदियों के मध्यवर्ती भाग में स्थित थे। अब इतने ढेर सारे सैनिकों के साथ इन्होंने गोरखाओं पे आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर भी गोरखा, यहाँ पर गोरखों की बहुत तारीफ की गई है। खुद अंग्रेजी शासकों ने, अंग्रेजी जो वहाँ पे अफसर थे, उन्होंने खुद गोरखाओं की बहादुरी की काफ़ी प्रशंसा की है। लेकिन उस वक़्त जो ये युद्ध हो रहा था, ये बहुत ही भयंकर युद्ध था, जो जिसका अंजाम किसी ने भी नहीं सोचा था, ठीक है? तो इसीलिए इस युद्ध को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है इतिहास में। इसमें सबसे पहले देहरादून स्थित कल्लूंगा के किले पर हमला होना था, जहाँ पर 500 गोरखा सैनिक किले की पहरेदारी कर रहे थे। गोरखा सैनिकों का सेनापतित्व बलभद्र सिंह थापा कर रहा था, ठीक है? इन सभी नामों को आप अच्छे से नोट भी करना है और इनको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है? मेजर जनरल रॉलो जेलेप्सी ने कल्लूंगा व नालापानी के किलों में एक साथ हमला कर दिया। फलतः गोरखा वीरों की खुखरियों की मार से अंग्रेजों सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि जो गोरखा थे, उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो शस्त्र होता है वो कौन सा होता है? खुखरी होता है, और खुखरी उनको बहुत अच्छे से चलानी आती थी। तो अंग्रेजों के पास तो सिर्फ वो पिस्टल बंदूक वगैरह थी। तो अंग्रेजी सेना में भगदड़ मच गई, और जनरल जेलेप्सी यानी कि अपनी ढेर सारी हजारों की संख्या की सेना पे उनको इतना विश्वास था कि वो सोच रहे थे कि हम गोरखा को ऐसे ही पटक देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जो शस्त्र थे उनका इतने अच्छे से उन्होंने इस्तेमाल किया कि अंग्रेजों के अंदर भगदड़ मचा दी। जेलेप्सी पहली बार ही मार में हैप्पी हंटिंग ग्राउंड की ओर चल पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंग्रेजी फौज की ओर से अब नए-नए तरीके काम में लाई जाने लगी। उन्होंने कलुंगा के किले पे तोपों की धुआंधार वर्षा कर दी। फलतः गोरखों को पीछे हटना पड़ा, जिसमें अंग्रेजी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अंग्रेजों को अभी तक गोरखों से लड़ने का अनुभव नहीं था, ठीक है? क्योंकि गोरखों की जो नीति थी लड़ाई करने की, युद्ध करने की जो नीति थी, वो बिल्कुल अलग थी और इतनी पावरफुल थी कि वो किसी को भी मौत की घाट उतार देते थे, और बहुत ही फास्ट तरीके से उन्होंने इस चीज़ को सीखा हुआ था। यानी कि उनमें जो उनकी जो सेना थी वो सबसे ज़्यादा अभी हमने आगे पढ़ा ना कि वो पढ़ाई-लिखाई में उतने ज़्यादा उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे, जितने वो शारीरिक बल से ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो उसी का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, और गोरखों को उससे अंग्रेज़ों को लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं था। उन्हें गोरखों द्वारा इतना ज़बरदस्त प्रहार किए जाने की आशा ना थी। उन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये सोचा था कि हमारे पास इतने ढेर सारे सैनिक हैं, तो हम उनको आराम से हरा देंगे, लेकिन बिल्कुल उलट हो गया उनकी सोच के अनुसार। उन्हें गोरखों द्वारा इतना ज़बरदस्त प्रहार किए जाने की आशा न थी। जनरल जेलेप्सी की मृत्यु के पश्चात अब इस युद्ध में जनरल जेलेप्सी की मृत्यु हो गई। अब उनके सेना प्रमुखों ने नए-नए तौर तरीके निकालने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। कलुंगा में गोरखों के 420 जवान मारे गए थे, ठीक है? कलुंगा की लड़ाई में 500 गोरखों ने जिस बहादुरी से युद्ध करते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक हैं। यानी कि अंग्रेजों के पास तो हज़ारों के सैनिक थे। हम लोगों ने कितने पढ़े थे? 2000-3000 के आस-पास पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने और कितने नंबर नोट किए थे कि 2700 सैनिक उन लोगों ने तैनात भी किए थे। यानी कि 4-5 हज़ार लोगों की अच्छी खासी संख्या थी सैनिकों की अंग्रेजों के पास। लेकिन उनके पास सिर्फ़ कुछ 4-500 सैनिक ही थे, 500-600 सैनिक ही थे, और उतने ही सैनिकों ने अंग्रेजों को बुरी तरह उनके छक्के छुड़ा दिए थे, और जिसकी तारीफ़ हर किसी ने की है, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के अफ़सरों ने भी की है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि युद्ध करते हुए अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए, और वह स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है। लड़ने में गोरखों के समान कोई नहीं। कलुंगा की लड़ाई में गोरखों ने बहादुरी के साथ-साथ विनम्रता और उदारता भी दिखाई। उधर मेजर जनरल मार्ले व जे.एस. वुड कोई बुद्धिमान जनरल सिद्ध नहीं हुआ। जनरल मार्ले की सेना में 5,000 अतिरिक्त सैनिक जोड़कर उन्हें 13,000 कर देने के बावजूद मार्ले रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। काठमांडू में मात्र 4 से 8,000 गोरखा सैनिकों ने मार्ले की 13,000 फौज के लगभग 1,000 सैनिक खुखरियों से काट डाले, और तथा इसके साथ ही उनकी 2 बंदूकें छीन ली। इस प्रकार 10 फरवरी 1815 को जनरल मार्ले की फौज को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश जनरल में केवल मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ही एक योग्यतम सेनापति था। गोरखा अफसर में काजी अमर सिंह थापा, उसका पुत्र रणजोड़ सिंह थापा, अंगद सरदार, हस्तीदल चौतरिया, बम शाह और चामू भंडारी प्रमुख थे। सरदार जय रखा भी इनमें से एक थे। हस्तीदल चौतरिया व सरदार जय रखा विनायक थल के मैदान में गोला लगने से मारे गए थे। कर्नल
निकल्स ने हस्ती दल की बहादुरी की बड़ी प्रशंसा की थी। ठीक है। 25 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा में अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी। ठीक है। 30 नवंबर 1814 को देहरादून व 24 दिसंबर को नाहन में वे पहले ही अधिकार कर चुके थे। डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में जैठक, रामगढ़ व मलाव के किलों पर भी अंग्रेजों व गोरखों के मध्य भीषण संग्राम हुआ। अल्मोड़ा अल्मोड़ा को अंग्रेजों के चुंगल से बचाने के लिए 25 अप्रैल की रात चामू भंडारी ने सेनापतित्व में गोरखों ने खुखरी लेकर तहलका मचा दिया, जिससे ब्रिटिश फौज में कोहराम मच गया। यानी कि इस शब्दों से आप समझ सकते हैं कि गोरखों ने किस कदर वहां पर अल्मोड़ा को बचाने के लिए, अपनी राजधानी को बचाने के लिए क्या किया था, खुखरी लेकर भयंकर तहलका मचा दिया, जिससे काफी लोग इसमें मारे गए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल निकल्स व कर्नल गार्डनर कर रहे थे। दोनों ओर से क्या हुआ था, सैकड़ों जवान मारे गए थे। ठीक है। तो आज का टॉपिक तो यहीं पर तक रहेगा। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के साथ उनकी संधि। ठीक है। तो इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, इस युद्ध के बाद जो भी इस युद्ध में हुआ भयंकर, दोनों तरफ से सैकड़ों की संख्या में जवान मारे गए थे। और गोरखों ने अपनी क्षेत्र को, अपनी राजधानी को, अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। और अंग्रेजों ने उनकी याद में देहरादून में एक शहीद स्मारक भी बना रखा है। ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस ये टॉपिक यहीं पर तक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो अंग्रेजों के साथ संधि आएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये संधि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ पर तक की वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।